सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। 11th स्टैंडर्ड निकाल लिया तुमने, अब आ गए हो 12th स्टैंडर्ड में और इसी बार देना है हमें बोर्ड्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन एकदम तगड़ी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहले ही बता दूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पढ़ाई हमको सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि मार्क्स लाने हैं ना। अगर आप मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ते हो ना कि बस मुझे मार्क्स लाना है उसके लिए मैं काम करूं, तो उसमें होता क्या है कि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। और जब आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो आप डिटेल्स में नहीं जाते हो। डिटेल्स में नहीं जाओगे, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा ना कि जो चीज़ें हम ऊपर ऊपर से समझते हैं वो कुछ दिन में हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो। कैसे इंटरेस्ट लोगे कि देखो ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना 12th में, सारे के सारे बहुत ही जबरदस्त चैप्टर्स हैं और आप इन सब चीजों को अपने आसपास एक्सपीरियंस कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, ठीक है, चार्जेस एंड फील्ड। क्या आप अपने आसपास चार्जेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? आपके घर में फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, सब में जगह, हर जगह देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट के पीछे जो रीजन है वो क्या है? चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इन सब चीजों को आप अपने आसपास एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। आगे आने वाले और भी चैप्टर्स हैं जिसमें रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। आप हर चीज को, ठीक है, जब आप समझ लोगे ना तो आपको खुद चीजें जो हो रही है ना, जैसे सपोज लाइट पड़ रहा है किसी सरफेस पर, ठीक है, तो वो आप इस तरह से नहीं देखोगे कि बस उजाला हो गया ना। जब आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए और समझे है ना, तो अब आपको उस लाइट की एक अलग ही पिक्चर दिखेगी। आपको लाइट में रेज भी दिखेंगे, लाइट में वेव्स भी दिखेंगी। जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो सब चीजें आप समझेंगे, बराबर है। तो मेन पर्पस क्या है? अपने आसपास एक्सपीरियंस करो, फील करो फिजिक्स को ना, फील करो। जब फील आ जाएगा ना फिजिक्स का, ईजी लगेगा। मार्क्स तो अपने आप बनने वाले हैं, मार्क्स बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो भाई कौन दुनिया में ऐसा पैदा हो गया जो तुमको मार्क्स नहीं देगा? हर कोई मार्क्स देगा, बराबर है। तो चलो बात बकवास बंद करते हैं, चलते हैं मुद्दे पर। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और आज हम उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं। पहले तो चार्ज का इंट्रोडक्शन लेंगे हम, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसमें से बहुत सी चीजें हमने 10th में पढ़ ली हुई हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में हमने ये सब कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने की बारी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ही बनेंगे, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले ना हम समझेंगे चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, पुराने जमाने में ना, बहुत सालों पहले जब ये सब डिस्कवरीज वगैरह नहीं हुई थी, लोग क्या करते थे ना, चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखते थे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स को रब करते थे जब, ठीक है, 2-3 ऑब्जेक्ट्स को रब कर दिया, रब करने के बाद एक दूसरे के पास लाए तो रिपल्शन और अट्रैक्शन जैसी चीजें देखने को मिलती थी, बराबर है। तो इन चीजों ने ही इंसानों का जो ध्यान है वो खींचा। ये जानने की कोशिश की फिर इंसानों ने कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे वही कहानी हो गई भाई, ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरते हैं अर्थ की तरफ तो लोगों के दिमाग में आया ना कि हाँ भाई नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो उसी तरह से ये था, जब 2 ऑब्जेक्ट्स को रब किया गया, इनको और आपस में रब किया और ऐसे ही 2 और ऑब्जेक्ट्स को रब किया, आसपास लाए तो रिपल्शन या अट्रैक्शन जो देखने को मिल रहा था, क्यों हो रहा था। तो वही सब चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी के एग्जाम्पल्स के हिसाब से। सपोज मैंने एक ग्लास रॉड लिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा ग्लास का रॉड है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने एक, ठीक है, ये सिल्क का क्लॉथ लिया मैंने। अब इन दोनों को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। सिल्क क्लॉथ में अपने ग्लास रॉड को रख के ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, ठीक है। जब अपन दोनों को रब कर देंगे, ठीक है, तो रॉड पर कुछ होगा, कुछ चेंज आएगा, पता नहीं क्या चेंज आएगा, वो बाद में देखेंगे। तो ये तो एक पेयर था, एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब कर लिया अपन ने। ऐसा ही अपन एक और पेयर लेते हैं, ठीक है, सेम सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का ही, ठीक है, उनको भी आपस में रब कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब उन दोनों ग्लास रॉड को, ठीक है, इस ग्लास रॉड को पहले इसके साथ रब किया था, ऐसा ही एक और सिल्क क्लॉथ था, एक और ग्लास रॉड था, उनको भी आपस में रब किया। फिर ये दोनों ग्लास रॉड्स को लाकर एक दूसरे के पास रखा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। वैसे ये जो सिल्क क्लॉथ है उसे दूसरा वाला सिल्क क्लॉथ था, उनको भी आप आस पास ले आओगे तो रिपल्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये वाला ग्लास रॉड, ठीक है, सिल्क क्लॉथ के पास, दूसरे वाले के सिल्क क्लॉथ के पास ले जाओ या इस वाले सिल्क क्लॉथ, किसी के भी पास ले जाओ, जब आप ऐसा करोगे तो देखोगे दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है,
क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? रॉड्स थे, रॉड को आमने सामने रखोगे तो रिपल्शन होता है, लेकिन अगर एक रॉड और एक सिल्क क्लॉथ को लाओगे पास पास तो अट्रैक्शन होगा। स्टार्टिंग में जब एकदम स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट तब नहीं हुआ था, तब कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं था। ये सिल्क क्लॉथ था, ये ग्लास रॉड था, लाके रखा तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं हुआ। जब आपने रब किया ना उसके बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके साथ इसको रब कर लिया, वैसे दूसरे को रब किया, ग्लास रॉड आसपास लाते हैं तो रिपल्शन होता है, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को आसपास लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, बराबर है। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए जब ये सारी चीजें, ऐसे तो ये हम सिल्क क्लॉथ और रॉड के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स का होता है, तो जब इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया तो जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ना समझा कि कोई एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई एक बेसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स के पास जिसकी वजह से इस तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट्स जब नीचे गिर रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने समझा इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टी है, दूसरा ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया हुआ है 9th में, ठीक है। कैसे होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास मास होते हैं और उस मास की वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, राइट। इस तरह का हमने पढ़ा था। तो वैसे ही ये नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हमने प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया, चार्ज। क्या नाम दिया, चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे चार्ज क्या है, ठीक है, तो चार्ज की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो मैं यहां लिख दूं क्या चार्ज की डेफिनेशन, मैं ऐसे रफ में लिख रहा हूं, आप नोटबुक में सिस्टमेटिकली लिखना। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, बस इतना ही लिख लो अभी फिलहाल, इसके बाद आगे बताता हूं, टेंशन मत लो। तो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक मतलब बाय बर्थ उसको मिली हुई है, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट बना तब से उसके पास वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, बराबर है। एक जानवर है, कोई जानवर जब जन्म लेता है, सपोज लायन है, लायन ने जन्म लिया तो उसका जो बच्चा है वो कुत्ता थोड़ी होगा, वो लायन ही होगा ना, ठीक है। तो वो बेसिकली बचपन से ही वो जब जन्मा तब से वो लायन ही था, ठीक है। इंसान का बच्चा इंसान ही रहता है, प्लांट में से प्लांट ही आता है, तो वो बेसिकली बाय बर्थ उसको एक प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी मैटर जो होता है ना, हर मैटर के पास जब वो मैटर बना तब से ही उसके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मास के बारे में हमने पढ़ा था, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जब वो ऑब्जेक्ट बना तब से उसके पास मास है, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज भी होता है, ठीक है। चार्ज भी जब ऑब्जेक्ट बनता है तब से उसके पास वो चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर responsible for various electrical phenomenon। इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन की बात की मैंने बताया मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो मास में क्या होता है कि मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो हम कहेंगे कि मास एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बराबर है। तो वैसे ही चार्ज भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने यहां देखा ना, रिपल्शन भी हो रहा था और अगर रॉड और सिल्क क्लॉथ को आसपास लाया जाए तो अट्रैक्शन होता है, बराबर है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन में ये आप अट्रैक्शन रिपल्शन को भी ले सकते हो, ठीक है। ये चार्जेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन है, ठीक है। जो चार्ज से रिलेटेड है वो सारे इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन है, आपका करंट वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन है। तो मेरे कहने का मतलब मैं कहां ले जा रहा हूं आपको, देखो ये जो रॉड्स है इनके बीच में रिपल्शन हुआ, रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में अट्रैक्शन हुआ। इसके पहले दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, हम जानते थे, इलेक्ट्रिसिटी से पहले से हम ग्रेविटेशन के बारे में जानते थे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है, अट्रैक्शन करवाता है, राइट। दो ऑब्जेक्ट्स का मास है, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां भी तो अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है ना रॉड और सिल्क के बीच में। तो हम इसको ग्रेविटी का ही नाम क्यों नहीं दे, क्यों हमने इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन बोला इसको? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये रॉड और ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। इनको जब अपन पास पास लाए तो अट्रैक्शन हुआ ना, तो उसको ग्रेविटेशन का नाम नहीं दे सकते थे, ऐसा बोलते थे भाई दोनों के पास मास है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नया फिनोमिनन डेवलप करने का मतलब क्या, नया नाम, नया चार्ज वगैरह सब बताने की क्या जरूरत है? क्यों?
क्योंकि देखो नॉर्मली सिल्क क्लॉथ और रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन आपको फील नहीं होता ना ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपन हर जगह होता है, अपन मानते हैं जहां भी मास है, दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तुम दीवार से अट्रैक्ट हो रहे हो अपने घर के पास, लेकिन दीवार तुमको खींच थोड़ी ले रही है, बहुत वीक है, ठीक है। वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, उतना फील नहीं कर पा रहे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो रॉड है और जो सिल्क क्लॉथ है वो अट्रैक्ट अच्छा खासा अमाउंट में करते हैं। तो हम ये भी कह सकते थे कि भाई दोनों का मास अच्छा खासा अमाउंट में होगा इसलिए अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पहले जब हमने रब नहीं किया था तब तो वो अट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहा था, रब करने के बाद ये अट्रैक्शन देखने को मिला। क्या कहना समझ में आ रहा है? सिल्क क्लॉथ और रॉड को पहले जब नॉर्मल सिल्क क्लॉथ था और रॉड ले आओ अगल बगल रखो, नहीं अट्रैक्शन होगा। जब आपने रब कर दिया ना उसके बाद अट्रैक्शन हो रहा था। तो रब करने से कुछ चेंज आया है, समझ में आया? वैसे ही और यहां पर सिर्फ अट्रैक्शन ही तो नहीं हो रहा है, यहां पर रिपल्शन भी तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन दो सेम तरह के रॉड ले आए हम अगल बगल में, तो इनके बीच में तो रिपल्शन हुआ, बराबर है। और वो भी कब हुआ? रब करने के बाद हुआ। पहले नॉर्मली दो रॉड लेके आए अगल बगल तो रिपल्शन नहीं हुआ, समझ में आया? तो रब करने की वजह से कुछ हो रहा है, मतलब ये ग्रेविटेशन नहीं है, ये कुछ नया है, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई नहीं, ग्रेविटेशन के हिसाब से नहीं जाना है, ये कुछ नई प्रॉपर्टी है, कुछ नई चीज की वजह से हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए हमने क्या बोला कि हर मैटर के पास बाय बर्थ कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, और उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया चार्ज, ठीक है। हम अपनी स्टडीज को आसान करने के लिए हर चीजों को नाम देते हैं, प्रोसेसेस को नाम देते हैं, फिनोमिनन्स को नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया चार्ज। चार्ज रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजें करवाने के लिए, क्लियर है? ओके। तो एक और चीज देखी गई, क्या देखा गया कि भाई देखो ये रॉड आपस में रिपल्सन कर रहे थे, लेकिन रॉड और सिल्क का अट्रैक्शन हो रहा था रब हो जाने के बाद में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये दोनों में रिपल्सन हो रहा है, इसके साथ अट्रैक्शन हो रहा है? तो इसको समझने के लिए हमने क्या बताया, हमने ऐसा बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चार्जेस बन रहे हैं, वो चार्जेस दो तरह के होते हैं। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दो तरह के चार्जेस हमने नाम दिए। इसके पीछे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट देने वाले थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि हम जो दो तरह के चार्जेस हैं, एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और एक को हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। ऐसा क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। देखो क्या हुआ कि जो रॉड था आपका, चार्ज रॉड, राइट, रब करने के बाद का, और दूसरा जो सिल्क क्लॉथ था ये भी रब करने के बाद का, इनको जब आप पास में ले आए थे तो अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको टच कर दो, इनको आप टच कर दो, ठीक है, टच कर दो थोड़ी देर के लिए और फिर अलग करो, ठीक है, थोड़ी देर टच करके रखो और फिर अलग करो। अब इनको अपने पास में ले आओ आपस से, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, बराबर है। वैसे दूसरा पेयर जो था सिल्क क्लॉथ का और रॉड का, उनको भी टच कर लो थोड़ी देर और फिर उसको अलग कर लो। अब ये दोनों रॉड को आपस में ले आओ, पास पास में रखो, कोई रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिल्क क्लॉथ को पास पास ले आओ दोनों को, कोई रिपल्शन नहीं। सिल्क क्लॉथ और रॉड को ले आओ, अट्रैक्शन हो रहा था पहले, अब वो भी नहीं हो रहा है। टच कर देने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? जब रब किया तो कुछ हुआ, चेंजेस आए, रिपल्शन देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को मिला। टच कर दिया उसके बाद सब खत्म ही हो गया, ठीक है। तो उसमें यह बोला गया कि जब हम टच कर देते हैं, देखो इस पर कुछ अलग तरह का बिहेवियर था, ए टाइप का बिहेवियर था, सपोज इस पर बिहेवियर था बी टाइप का। रॉड जो था दूसरा रॉड, उस पर भी ए टाइप का बिहेवियर था। तो इन दोनों को पास पास में ला रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा था, राइट। तो इन दोनों एक तरह के हैं, दोनों सेम तरह के हैं, इसलिए एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो ये भी ए टाइप का बिहेवियर है, इसके पास भी ए टाइप का बिहेवियर है। दो सिल्क क्लॉथ हैं, रब हो जाने के बाद इन दोनों भी आपस में रिपल्शन कर रहे थे, तो इसका बी टाइप का बिहेवियर है, तो मैंने बोल दिया इसका भी बी टाइप का बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के ऑपोजिट था, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, बराबर है। तो ये तो बिहेवियर हमको क्लियर हो गया, बहुत डिटेल स्टडी की थी, एक दिन में दो दिन में नहीं हुआ था, कई साल लगे थे, ठीक है। हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर करके देखे गए थे। जब इन दोनों को टच कर दिया, ठीक है, पहले तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे तो दोनों के पास ऑपोजिट नेचर था, ऐसा कहा गया। जैसे मैग्नेट्स होते हैं ना, ऑपोजिट पोल्स को सामने लाओ तो अट्रैक्शन हो जाता है, लाइक पोल्स को सामने लाओ तो रिपल्शन होता है। तो वैसे इसमें देखा गया अट्रैक्शन हो रहा है मतलब इन दोनों का बिहेवियर कैसा है? ऑपोजिट है। और इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है मतलब बिहेवियर कैसा है? दोनों का सेम है, बराबर है। अच्छा, टच कर देने से सारा इफेक्ट ही खत्म हो गया। तो ये माना गया जैसे कि अपन 2 + 2 में
-2 लाके जोड़ दें तो कितना आता है आंसर 0, 3 और -3 जोड़ दें तो आंसर कितना आता है 0। तो इसीलिए जब दोनों को चिपका दिया उसके बाद सारा इफेक्ट खत्म हो गया तो हमको लगा कि इसके पास कुछ अलग बिहेवियर, इसके पास कुछ अलग बिहेवियर है, लेकिन ये बिहेवियर जैसे दोनों कांटेक्ट में आते हैं खत्म हो जाता है। तो हमने बोला किसी एक को पॉजिटिव बोल दो, किसी एक को नेगेटिव बोल दो, ठीक है। तो हमने रॉड वाले चार्ज को बोल दिया पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ के चार्ज को बोल दिया नेगेटिव। अब ये उल्टा भी बोला जा सकता था, ये भी तो बोल सकते थे ना कि भाई इसको पॉजिटिव लेना चालू करो और इसको नेगेटिव लेना चालू करो, ये भी तो बोला जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम जो उनके दिमाग में आया, ठीक है, उन्होंने एक कन्वेंशन रेडी किया। अब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जैसे करंट का डायरेक्शन आपने 10th में पढ़ा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहे होते हैं, करंट उसके ऑपोजिट जा रहा होता है, दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो वहां हमने कन्वेंशन ले लिया था पहले से, अगर याद हो, कंफ्यूजन ना हो तो। वहां एक कन्वेंशन चला रहा था सदियों से, तो हमने उसको फॉलो कर लिया। तो वैसा ही यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में जिन्होंने रिसर्चेस किए उन्होंने एक कन्वेंशन दे दिया कि भाई इस तरह के चार्ज को पॉजिटिव बोलना है और जो क्लॉथ पर बन रहा था उस चार्ज को नेगेटिव बोलना है। चलो भाई बात खत्म कर दी। तो हमने यहाँ से इस तरह से सिस्टम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अब हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कई सदियों के रिसर्च को कंफ्यूजन में डाल देगा। तो जो इस तरह का, और अभी आजकल तुम बोलोगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मैटर होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर जा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है इसलिए बोलते हैं कि इसमें नेगेटिव बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसा है, तो अगर हम चाहते ना, बहुत पहले जो हमारे रिसर्चर्स थे ना, वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि भाई प्रोटॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है उसे पॉजिटिव चार्ज है, वो ऐसा कह सकते थे। और अगर वो ऐसा कह देते तो आज हम यही पढ़ रहे होते कि प्रोटॉन पर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव होता है। लेकिन उन्होंने उल्टा कहा था, क्या कहा था, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो हम वो मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है, एक को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया गया, एक को नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया, ठीक है। उसके पीछे ये थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट था, ऐसी मान्यता है, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है कि इसी कॉन्सेप्ट पर यह बनाया गया होगा, क्योंकि भाई उस जमाने में ना हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था ढंग से, ठीक है, कोई रिटर्न प्रूफ हर जगह नहीं मिलता था, कुछ चीजों का मिलता था, कुछ चीजों का नहीं मिलता था। तो उन चीजों को लेकर डाउट है, लेकिन ऐसी कहानियों के हिसाब से समझा जाता है कि इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया, बराबर है। तो मेरे ख्याल से चार्ज का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपन मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। चार्जिंग है ना बच्चों, देखो 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। एक है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इंडक्शन, ठीक है। FCI, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। कैसे? फ्रिक्शन क्या है? देखो, रबिंग किया था अपन ने, अभी देखा ना, सिल्क क्लॉथ और रॉड को रब किया था। जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो चार्जेस का ट्रांसफर होता है। बाय रबिंग चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू वन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब मैं शॉर्ट में खाली लिख रहा हूं। 2 ऑब्जेक्ट को जब अपन चार्ज रब करते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट चार्ज लूज करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज गेन करता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट के पास इसको, और मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको रब किया, तो इस पे से इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए। जब इस पे से इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए तो ये क्या कहलाया हमारा? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां गए हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हुआ है और यहां से नेगेटिव चार्ज कम हुआ है। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया मेरा नेगेटिव। तो इस तरह से है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि देखो, वो जो ग्लास रॉड था, ठीक है, 2 ग्लास रॉड लाए थे अपन ने। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज ये 2 रॉड थे जो हमने पहले घिसे थे, राइट। सिल्क क्लॉथ का रब करके ऐसे पास में लाए थे, इसमें हमको रिपल्शन देखने को मिल रहा था, राइट। पर वहां ना एक चीज का हमको ध्यान रखना था कि जो रॉड है ना, वो हम अपने नॉर्मल ऐसे खुले हाथों से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। रॉड को पकड़ने के लिए हमारे हाथ पर कुछ ग्लव्स होना चाहिए, या फिर हम इस रॉड को किसी लकड़ी या इस चीज से पकड़ेंगे, ठीक है, ताकि ट्रांसफर चार्ज उसका ना हो सके, ठीक है। बताता हूं, अगर आपने हाथ से ही पकड़ लिया होता ना दोनों रॉड को, दोनों नॉर्मली, ठीक है, तब आप इन दोनों को आसपास लाते तो आपको रिपल्शन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आपको रिपल्शन तभी देखने को मिलेगा जब आप इन रॉड्स को किसी इंसुलेटर से पकड़कर फिर पास में लाएंगे। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी से ना चार्जेस फ्लो कर जमीन में जा सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी से चार्जेस का फ्लो हो सकता है,
तो क्या होगा कि अगर आपने नॉर्मली ऐसे चार्जेस को मतलब ऐसे रॉड्स को पकड़ लिया ना अपने हाथों से, तो उन रॉड से चार्जेस ट्रेवल करके आपके बॉडी से जमीन में जा सकते हैं, ठीक है, यानी आपका जो रॉड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सिल्क क्लॉथ और रॉड को कांटेक्ट में लाया था, जब सिल्क क्लॉथ और रॉड को हमने कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ, पहले आपने क्या किया, ये सिल्क क्लॉथ था, इसके साथ आपने जब घिसा था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हुआ था, इस पर नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हुआ था, ठीक है, दोनों पर अपोजिट चार्जेस आ गए थे। लेकिन जैसे आपने दोनों को वापस कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्जेस सिल्क से ट्रैवल होकर वापस रॉड पर आ गए, अब रॉड और चार्ज वापस से न्यूट्रलाइज हो गए, इनका नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। कितना हो गया, जीरो हो गया। अब एक बात बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर किसी दूसरे एक और ऐसा ही सेम ऑब्जेक्ट है, मैं इन दोनों को अगल बगल ला रहा हूं, कोई रिपल्शन नहीं हो रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब दोनों न्यूट्रलाइज्ड हैं, इन पर चार्ज जीरो है, ठीक है। चार्ज जीरो है मतलब ऐसा नहीं कि इनके अंदर चार्ज नहीं है, इनके अंदर चार्जेस हैं, पर इनका नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। चार्जेस अंदर हैं, मानो मेरी बात, चार्जेस अंदर हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो है इसके ऊपर वो कितना है, जीरो है। कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं, इसकी वजह से ये न्यूट्रल कहलाता है। न्यूट्रल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब यह है कि उसके अंदर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही चीज कुछ यहां पर होती है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज बिल्टअप होता है, जब आप दोनों को कांटेक्ट में लाते हो तो चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। तो रबिंग वाला, ये फ्रिक्शन वाला क्या होता है, रब करने से चार्ज बनाया जाता है, ठीक है। कंडक्शन मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप कांटेक्ट में लाते हो तो एक ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रेवल करके दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला जाता है, ठीक है, दैट इज कंडक्शन, ठीक है। चार्जेस ट्रांसफर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट, ठीक है। आपके घर में करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू, है ना, तो वायर में करंट फ्लो करता है, वायर कंडक्टर कहलाता है, कंडक्टिंग है, तो वहां कंडक्शन से चार्जेस का ट्रैवल हो रहा है, राइट। और ऊपर रबर की लेयर होती है, हम टच करते हैं तो हमको करंट नहीं लगता, राइट, लेकिन अगर खुला तार हम छू दें तो हमको करंट लग जाएगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि जो वायर रबर वगैरह है ना, उसके थ्रू चार्जेस ट्रैवल करके नहीं जा रहे, वहां कंडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, वायर में कंडक्शन हो रहा है। आपने नेकेड वायर टच किया होता तो आपके बॉडी में करंट एंटर हो जाता, क्योंकि वहां से चार्जेस का कंडक्शन होता। तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, टच करो, ऐसे करो, या किसी वायर से कांटेक्ट में लाओ, तो जब ये कांटेक्ट में आता है तो चार्जेस का ट्रैवल एक से दूसरे पर हो जाता है, दैट इज कंडक्शन, ठीक है। तीसरा आता है क्या, इंडक्शन। इंडक्शन कैसा है, इसमें ना आपको किसी को रब करने की जरूरत है, ना किसी को कांटेक्ट में लाने की जरूरत है, ठीक है। ये ऐसे ही इंड्यूस होता है, इंड्यूस मतलब बगल वाले पर असर डाल देता है बिना उसके कांटेक्ट में आए हुए। कैसे, तो इसको सिंपल तौर पर समझाता हूं, देखो, वही रॉड ले आते हैं अपन वापस, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और यहां सपोज एक हमारा स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, ये न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है। जब मैं ये रॉड इस स्फीयर के पास लाऊंगा तो क्या होगा, ये स्फीयर फिलहाल न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल। जब मैं रॉड इसके पास लाऊंगा, रॉड मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो कहां आएंगे, इस पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होंगे, यानी इस तरफ बिल्टअप हो जाएंगे। मैंने टच नहीं किया है, मैंने रॉड को खाली लाके इस स्फीयर के पास रखा हुआ है, समझ में आया, चुपके से लाके पास में रख दिया। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो अपने एरियाज में से हर जगह से भाग कर कहां आएंगे, यहां पर आएंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर नहीं जमा हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब यहां आकर नहीं जमा हो जाएंगे, ठीक है, कुछ आकर जमा होंगे। क्यों कुछ आकर जमा होंगे, क्योंकि यहां पर ये चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं बता देता हूं, ठीक है, बाद में फिर क्या है ना, अभी सब बताने लग जाऊंगा तो फिर डिटेल में बहुत चला जाएगा और फिर वहां बताने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, तो यार मजा नहीं आएगा, समझे। तो ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज था, इस स्फीयर के पास में इसको ले आया, मेटेलिक स्फीयर है, तो मेटेलिक स्फीयर में हमको पता है अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आकर जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां के हिस्से से जहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गए हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो जाएगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, यहां कोई पॉजिटिव चार्ज तो डाला नहीं था हमने, लेकिन क्या हुआ कि देखो, जो ये पॉजिटिव वाला है, आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो दूर जाते हैं ना पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव इधर लाओगे पास में, तो यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस यहाँ चले जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हो, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आप बोलोगे अंदर रॉड जो स्फीयर है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है ना,
तो सारे ये पॉजिटिव वाला पास में लाया तो सारे पॉजिटिव चार्ज धक्का खा के उधर चला गया रिपल्शन खा के, और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ गए, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन दैट इज टेक्निकली नॉट ट्रू, टेक्निकली वो सही नहीं है। टेक्निकली क्या होता है, क्योंकि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स उठकर इधर आ गए हैं, ठीक है, और भी जगह से आए हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स उठकर आए हैं, तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आए हैं ना, उन जगहों पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उन जगहों पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होना, समझ में आया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स कम हुए मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो गया, आप ऐसा कह सकते हो, बराबर है, पक्का, ओके। तो अब आप जैसे ये रॉड वापस हटा दोगे ना, जब आप ये रॉड हटा दोगे तो वापस से जैसा उनका कॉन्फ़िगरेशन था सब अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हर तरफ हो जाएंगे, वापस से स्फीयर न्यूट्रल की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन जब तक आपने ये रॉड इसके पास में रखा हुआ है ना, अब ये स्फीयर ना एक चार्ज स्फीयर की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसा बिहेव करेगा, चार्ज स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। कैसे, क्योंकि इसके सरफेस पर चार्जेस बिल्टअप हो गए हैं, इस तरफ के सरफेस पर नेगेटिव चार्जेस बिल्टअप हुए हैं, इस तरफ के सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस बिल्टअप हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रॉड ऐसे ही रहने दो, अभी लगा हुआ रहने दो, बराबर है, रॉड यहां लगा हुआ रहने दो। अगर आप यहां से ग्राउंड कर दो इसको, एक वायर लगाकर यहां ग्राउंड कर दो, तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स छू करके अंदर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, अंदर जमीन में, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन जमीन चले जाएंगे। रॉड को यहां से हटा लो, रॉड को यहां से हटा लो। अब रॉड भी हटा लिया, ये कनेक्ट करने का रॉड भी हटा दिया, सब कर दिया, तो फिर फाइनली क्या होगा पता है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे ना ये पूरे स्फीयर पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी अब आपका जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या किया आपने, पहले एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड पास में ले आए, ठीक है, तो यहां से जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इस तरफ एक्यूमुलेट हुए, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होने लग गया, ठीक है। अब यहां जो नेगेटिव चार्जेस थे, ठीक है, उनको आपने क्या किया, ग्राउंड करके कनेक्ट कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, जमीन में चले गए। फिर आपने रॉड हटा लिया। अब जब आपने रॉड भी हटा लिया तो जो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ एक्यूमुलेटेड थे वो वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हम ऐसा कहेंगे। कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, मैंने तो पहले कहा ना कि यहां से पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, है ना, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, वो ये जो पूरे स्फीयर के अंदर, पूरे स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां एक्यूमुलेट हुए थे, पर और भी तो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन्होंने भी तो कहीं अपना एक पैटर्न बना लिया था। जब आपने यहां के इलेक्ट्रॉन्स को नीचे हटा दिया और ये वाला जो कनेक्शन मतलब ये जो इंड्यूस कर रहा था, यहां पर असर डाल रहा था, आपने उसको भी हटा दिया, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स ने जो उल्टे पुल्टे अरेंजमेंट किए थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए अपनी जगह पर, ठीक है। तो कुछ जगहों पर, ठीक है, कुछ जगहों पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स वापस अंदर अरेंज होंगे, तो जहां जहां अरेंज होंगे उसके अलावा जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स हटे हैं उन जगहों पर पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो जाएगा। तो ये स्फीयर कुछ इस तरह का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बराबर है। तो आपने क्या किया, रॉड को इसके साथ कनेक्शन में नहीं लाया, आपने खाली दूर रखा, ना आपने इसके साथ घिसा ना इसके साथ टच किया, खाली आपने यहां दूर रखा, इसके पास में लाके रख दिया, इसके वजह से अब ये चार्ज हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड विथ द हेल्प ऑफ, इसको मिटा देता हूं, विथ द हेल्प ऑफ another object without bringing in contact, कांटेक्ट में लाए बिना, ठीक है, पास में रख के ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट की मदद से चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 मेथड हैं चार्जिंग के, बराबर है। ये आपको सिर्फ ध्यान रहना चाहिए, आपसे कोई एग्जाम में इतना नहीं पूछने वाला कि भाई फ्रिक्शन से चार्जिंग क्या है, कंडक्शन से चार्जिंग क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे ना तो आपके आगे के टॉपिक्स आपको आसान लगेंगे। यहाँ क्या है ना, इन चीज़ों को डिटेल में नहीं कवर किया जाए तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे चला लेते हैं, आगे के टॉपिक्स में इनका कोई खास यूज़ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ बारीकियाँ हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जब आते हैं ना उनमें इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, वहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो आपका बेस स्ट्रांग बनेगा, और जो बेस स्ट्रांग होता है वो भाई घर भी बहुत मजबूत बनता है, ऐसा मैंने सुना है। और अगर आपके पास कुछ और सजेशन है तो भाई आपकी मर्जी। ओके, तो चार्जिंग करने के तरीके सीख लिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा रुक जाओ, इसको रुको, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं। क्या हम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं? ये एक इंसुलेटर है, क्या हम इसको चार्ज कर सकते हैं?
अब बोलोगे कि आपने कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ाया नहीं है, पहले से ही इंसुलेटर कंडक्टर लेके समझा रहे हो। भाई इंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, बराबर है ना। ये तो बस टॉपिक दिया है तो मुझे समझाना है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड है चीजों से, तो वहां पर टॉपिक देना जरूरी है। हो सकता है बच्चे भूल गए हो, इसलिए रिवाइज करने के लिए दिया हुआ है टॉपिक। आपको कंडक्टर इंसुलेटर पता तो होगा ही, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देते, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इंसुलेटर है, तो क्या मैं इसको चार्ज कर सकता हूं? क्योंकि इसमें से करंट तो फ्लो करता नहीं है, तो मैं इसको चार्ज नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं, हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, हम चार्ज कर सकते हैं। हम कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं, हम इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं। ये मेरा कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, बस का कंडक्टर नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो एक कंडक्टर कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है सपोज, और ये मेरा इंसुलेटर है, ठीक है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, रबर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जो भी ले लो, ठीक है। तो ये इंसुलेटर को मैं चार्ज कर सकता हूं, इसको तो डेफिनेटली कर सकता हूं। अब दोनों के चार्जिंग में फर्क क्या है देखो। सपोज मैं ना कंडक्शन के मेथड से चार्ज कर रहा हूं। कैसे कंडक्शन? मतलब किसी इसके साथ किसी और ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाकर चार्ज कर रहा हूं। तो मैं जब भी इसको चार्ज करने की कोशिश करूंगा ना, ठीक है, सपोज एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा चार्ज ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया इस स्फीयर में, ठीक है, स्फीयर के सेंटर में लाया मैंने वायर। तो जब यहां से चार्जेस ट्रेवल कर 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 यहां पर पहुंचेंगे ना, तो वो यहां पर नहीं रुकेंगे, वो सीधे कहां जाएंगे, सब सरफेस पर जाकर जमा हो जाएंगे। क्या कहना समझ में आ रहा है? यहां से आपने इसमें से चार्जेस भेजना चालू किया, यहां पर ये वायर कनेक्टेड है कहां, इस स्फीयर के सेंटर में, पूरा सॉलिड ही समझ लो, स्फीयर के सेंटर में। तो यहां से चार्जेस कहां जाएंगे, वायर से पास होते होते सबसे पहले कहां जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, बराबर है। पर वो सेंटर में रहेंगे नहीं, वो सीधा जितने भी आप चार्जेस डालोगे ना सेंटर में, वो सारे के सारे स्प्रेड होकर सरफेस पर बन जाएंगे, ऐसे जमा हो जाएंगे। क्यों? इसका रीजन हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ये अपने दिमाग में बिठा कर रखो, ठीक है। क्या होगा, जितने भी चार्जेस आप भेजोगे सारे के सारे सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इंसुलेटर के केस में क्या होगा, सेम केस, वैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हो, एक वायर से इसके सेंटर में कनेक्ट कर दिया आपने, यहां से चार्जेस ट्रेवल करके गए, वो यहीं पर रुक जाएंगे, वो सेंटर पर मतलब हर जगह सरफेस पर रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। आपने वायर यहां कनेक्ट किया तो यहां चार्जेस जमा हो जाएंगे, यहां किया तो यहां चार्जेस जमा हो जाएंगे, जहां पर आप चार्ज को भेजोगे वहां जाकर रुक जाएगा। इंसुलेटर में, कंडक्टर में आप कहीं पर भी चार्ज भेजो, सारे चार्जेस जाकर सरफेस पर अरेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसका आगे यूज आने वाला है, वहां हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे, बराबर है। तो फिलहाल जस्ट एक दिमाग में सस्पेंस क्रिएट करना चाहता था, तुम्हारे क्यूरियोसिटी रहेगी तो अच्छा है, ठीक है। ढूंढो अगर ढूंढ सकते हो तो, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा जब मैं इस टॉपिक को वहां डिस्कस करूंगा तब। आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। तो देखो प्रॉपर्टीज में ना 4 प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। पहली है क्या, पोलैरिटी, दूसरी है हमारी एडिटिविटी, तीसरा है कंजर्वेशन, और चौथा है क्वांटाइजेशन, ठीक है। पोलैरिटी मतलब क्या भाई, सिंपल सी बात है, चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये बताने की जरूरत है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कर रहा था मैं तभी बता दिया था, क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव लिया गया ये भी बता दिया था, बराबर है। तो चार्जेस की पोलैरिटी होती है, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर के होते हैं। जब हम मास के बारे में डिस्कस करेंगे तो मास की पोलैरिटी नहीं होती, मास में एक पॉजिटिव मास नेगेटिव मास क्लासिकल फिजिक्स में नहीं होता, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं जहां नेगेटिव मास की भी बात की जाती है, बट छोड़ दो उसको, अभी वहां मत जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा मॉडर्न में चले जाओगे तो यहां तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मास को हम ऐसा मानते हैं ना कि मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। पर चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह की पोलैरिटी होती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हुई कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी। ये भी सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट अगर लिखा जाए तो ऐसा बोलेंगे, चार्जेस कैन बी एडेड एज सिंपल इंटीजर्स। मतलब क्या हुआ, जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं 2 - 3, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनको हमने ऐड किया, सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस बनाया। अब बोलोगे 2 में से 3 माइनस कर रहे हो और बोलते हो ऐड कर रहे हो, अरे भाई +2 और -3 को ऐड कर रहा हूं तो भी तो माइनस बनाएगा, वही बात हो गई ना। इतना तो मैथ्स आता होगा, 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, ठीक है। -5 में
2 ऐड कर दिया या +2 ऐड कर दिया, बोलो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो जैसे हम इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे ही हम चार्जेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एडिटिविटी। मतलब क्या हुआ, चार्ज का यूनिट, अरे हाँ चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। ठीक है, ये चार्ज की यूनिट होती है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, C से, ये बताना रह गया था, सॉरी। ठीक है, तो चार्ज जैसे मास होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो मास को हमने एक यूनिट दी है, ऐसा यूनिट है kg, वैसे ही चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। ठीक है, और कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, C से, बराबर है। अच्छा, तो बात करें जो मैंने बताया कि चार्जेस को हम नॉर्मल इंटीजर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, तो जैसे -5 कूलम चार्ज है और +2 कूलम चार्ज है, इन दोनों को जब जोड़ा जाए, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर -5 कूलम चार्ज था, आप उस पर 2 कूलम चार्ज लाकर डिपॉजिट कर दो, ठीक है, तो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -3 कूलम हो जाएगा। समझे, जैसे हम इंटीजर्स ऐड करते हैं वैसे हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बराबर है। चलो, तो अब ये 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, वो क्या है, कंजर्वेशन। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, वैसा ही होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको सिंपल सिस्टम में बोलूं तो मैं मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स में बोलूं, सॉरी, तो सिंपल स्टेटमेंट्स में हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system, net charge is conserved। मतलब क्या हुआ, और ये क्या लिख दिया, सिंपल बोल के इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट लिख दिया। देखो कोई बहादुरी की बात नहीं है, एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब एक मैंने मान लो एक बॉक्स लिया है मैंने, इस बॉक्स के अंदर ना एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज था, कितना था, 10 कूलम। अब ये बॉक्स ना इंसुलेटेड लेयर है, मतलब इसके बाहर जो लेयर है वो इंसुलेटेड है, बाहर से कोई चार्ज अंदर जा नहीं सकता, अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से ना अंदर कोई आ सके। ठीक है, ऐसा एक लेयर बना दिया है हमने यहां पर। ठीक है, तो ये एक 10 कूलम का चार्ज है अंदर, अगर मैं इसको कुछ करके तोड़ दूं, ठीक है, तोड़कर इसके चार्जेस अलग कर दूं, ठीक है, मान लो मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है, तीनों पर कुछ कुछ चार्जेस बिल्टअप हो गए, कितना टोटल चार्ज था पहले मेरा, 10 कूलम था, अगर मान लो ये 5 कूलम का बना, ठीक है, और ये मान लो 3 कूलम का बना, तो ये वाला 2 कूलम का बनेगा, टोटल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, बराबर है। 11 या 9, 7 या 13 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या कहना समझ में आ रहा है। देखो एक ऑब्जेक्ट था, आपने उस ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया, तो एक ऑब्जेक्ट पर 5, 3, 2 ऐसे अलग अलग चार्जेस तो बन गए। ठीक है, आपने 10 कूलम को ना 3 तरह के चार्जेस में बना दिया, लेकिन टोटल अभी भी 10 ही रहेगा। क्यों, ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आ रहा है, ना अंदर से कोई चार्ज बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम का, ये सिस्टम है ना, पहले एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को आपने तोड़ के 3-4 पार्ट में बना दिया, तो वो सिस्टम बन गया। सिस्टम का चार्ज पहले क्या था, पहले ये अकेला था, तो सिस्टम में यही था खाली। ठीक है, यही था पूरा सिस्टम, 10 कूलम चार्ज। आपने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, 5, 3, 2। ठीक है, अभी भी यही सिस्टम है, सिस्टम में उसी में से ये सब बनाया गया है, अभी भी टोटल चार्ज कितना होगा, 10 कूलम होगा, ना ज्यादा ना कम। तो ये कहने का मतलब फॉर एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड है, मतलब इसमें कहीं से चार्ज का एक्सचेंज नहीं होगा। और नेट चार्ज मतलब इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा, मतलब जितना था उतना ही रहेगा। क्लियर है। इसको और भी दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, तो ऐसे भी लिखा जाता है, कई तरह के स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो सही है, बस मीनिंग सारा का सारा कवर हो जाना चाहिए, मीनिंग नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, चौथा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट बोलता है ऑल द चार्जेस इन यूनिवर्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज, that is
E, ये भी हमने पढ़ा हुआ है E के बारे में, जहां E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। याद है कि नहीं याद है? 10th में सब पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ अनोखा नहीं है। क्वांटाइजेशन ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये तो पढ़ा था। ये किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है? दोनों का सेम चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? माइनस होता है, प्रोटॉन में या प्लस होता है। ये E जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, इसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज क्यों? पूरी दुनिया में जितने भी चार्जेस है ना, सब इसी से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या समझा दूं, आप सपोज साबुन खरीदने गए, ठीक है, आप सोप खरीदने जाओगे मार्केट में, तो आप बोलोगे, आप सपोज 1 डजन साबुन लेकर आओगे, 1 डजन सोप लेते हो अगर आप, तो उसमें एक साबुन के 12 पैकेट मिलेंगे आपको, ठीक है, 12 साबुन मिलेंगे आपको। हो सकता है 5 का पैक आता हो, है ना, 5 का पैक आता हो तो उसमें 5 साबुन आएंगे, आपको 5 का पैक मिलेगा, आपको 10 का पैक मिलेगा, आपको 12 का पैक मिल सकता है, आपको 20 का पैक मिल सकता है। आपको आधा साबुन काट कर तो नहीं बेचेगा कोई, शायद आपके यहाँ बेचते हो तो पता नहीं, अब ये मत बोलना नहीं हमारे यहाँ बेचा जाता है, हमने नहीं देखा भाई। तो क्या होता है ना कि देखो, एक साबुन जो है ना आपका वो E है, ठीक है, एक साबुन आपका E है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या तो एक प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। तो एक साबुन आपका E हो गया। अब आप जहां भी साबुन खरीदो मार्केट में, ठीक है, आप चाहो तो एक साबुन खरीदो, आप पैक खरीदो तो पैक आप 5 का खरीदोगे उसमें 5 साबुन मिलेगा, आप 10 का पैक खरीदोगे उसमें 10 साबुन मिलेगा, 20 का खरीदोगे उसमें 20 साबुन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जहां भी चार्जेस, अगर इस ऑब्जेक्ट के चार्ज की बात करूं तो हो सकता है इसमें 10E चार्ज हो, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें हो सकता है 20E चार्ज हो। ये कचरा कहीं पड़ा हुआ था। इसकी बात करूं तो हो सकता है इसमें 30E चार्ज हो। पर जो भी चार्ज होगा ना, वो इसके मल्टीपल्स में ही होगा, मतलब इसके 2 टाइम्स या इसके 3 टाइम्स या इसके 10 टाइम्स या इसके 100 टाइम्स या इसके लाख टाइम्स, ठीक है, जो भी होगा इसका मल्टीपल ही होगा। कहने का मतलब, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं डिटेल में कि देखो, जब हम चार्जेस का ट्रांसफर करते हैं ना, ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ चार्जेस थे, यहां से मैं चार्जेस को यहां भेज रहा हूं, ठीक है, इस पे से मैं चार्जेस को यहां भेज रहा हूं, तो क्या होगा कि यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहां जाएंगे, ठीक है। तो आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बराबर है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज लेके जाएगा। यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 1 का इतना, तो 2 का कितना, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, तो 2E चार्ज जाएगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3E चार्ज जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन गए तो 100E चार्ज जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से ही चार्जेस का ट्रांसफर होता है, बराबर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी चार्जेस, अब इसके पास जो चार्ज है वो E के मल्टीपल्स में ही होगा, इसके पास चार्ज है E के मल्टीपल्स में ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से गया ना, इसमें से नेगेटिव चार्ज गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होना स्टार्ट होगा। तो 1E नेगेटिव चार्ज चला गया तो इस पे 1E पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, 2E नेगेटिव चार्ज गया तो इस पे 2E पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से चार्जेस का ट्रांसफर होता है। तो हम कहते हैं कि जितने भी चार्जेस यूनिवर्स से प्रेजेंट है वो सब E के मल्टीपल्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वांटाइजेशन की हम बात करते हैं ना, ये जो क्वांटाइजेशन की बात है, इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, इट इज लिमिटेड टू माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब छोटे लेवल पर ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल्स पर ना हम इग्नोर कर देते हैं इसको। मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब क्या कि देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चार्जेस का ट्रांसफर होता है ना, जैसे छोटे छोटे स्केल में जब चार्जेस का ट्रांसफर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन गया, लाख इलेक्ट्रॉन गए, बराबर है। तो ये कम है, बहुत कम चार्ज का ट्रांसफर हुआ। लेकिन जब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं जिस पर हम ज्यादा चार्जेस, माइक्रोस्कोपिक लेवल भी लिखना जरूरी मतलब सही नहीं होगा ऐसा कहना, ठीक है, लिखो स्मॉलर लेवल तो ज्यादा अच्छा है। स्मॉलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां कम चार्जेस की बात हो रही है ना, कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है ना, वहां पर आप क्वांटाइजेशन का यूज कर सकते हो। लेकिन जहां ज्यादा चार्जेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 10 लाख कुलम, 20 लाख कुलम, 100 करोड़ कुलम,
ठीक है, जब हम इतने बड़े बड़े चार्जेस की बात करने लगते हैं वहां पर ये क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि क्वांटाइजेशन होता नहीं है, नहीं होता तो है, ठीक है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं भाई? देखो कि अगर आप 10 लाख कुलम 100 लाख कुलम की बात करते हो, जब आप उस बड़े लेवल पर जाते हो तो ये जो E की वैल्यू है ये बहुत छोटी हो जाती है। देख रहे हो ना 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कितना छोटा वैल्यू है चार्ज का ये, ठीक है। और वही जब आप 1000 कुलम में 20,000 कुलम में 10 लाख कुलम में ऐसे भी चले जाओगे तो उसके सामने इसकी क्या वैल्यू है यार? कुछ वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? इस वजह से हम इग्नोर कर देते हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। जब हम ज्यादा चार्जेस की स्टडी करते हैं उस लेवल पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट छोटे छोटे लेवल पर हम बात करेंगे माइक्रो कुलम में, नैनो कुलम में, ठीक है, छोटे छोटे लेवल पर उनको मतलब माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम इस तरह के लेवल पर जब हम बात करेंगे तो हम वहां पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बड़े लेवल पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब ये कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है? भाई सिंपल सी बात है, बता तो दिया, सब कुछ बचा क्या? कंडक्टर वो जिससे चार्जेस ट्रांसफर होके जा सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसके इस तरफ चार्ज रखा और इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इस चार्ज को खींचना चाहता है और ये उसे जाने देता है, जा भाई जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो जो अमृतपुरी है, ठीक है, जब लास्ट में अमृतपुरी कंडक्टर हो गए थे, ठीक है, लेकिन पिक्चर के स्टार्टिंग में बीच में ना अमृतपुरी वॉज इंसुलेटर, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आपने चार्जेस रखे हैं, इधर किसी को चार्ज चाहिए तो चार्ज यहां से अगर पास करके जा सकता है, ये बोलता है जाने दे भाई जा। तो अगर ये जाने देता है तो ये कंडक्टर है, और अगर ये रोक देता है ना सिमरन ना, तो ये इंसुलेटर है। बराबर है? क्लियर है? तो फिलहाल इतना ही। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, ठीक है। कैसे कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करके जा पाता है, कैसे रोक देते हैं इंसुलेटर से जाने से, वो चीजें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लो जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो सिमरन भी चली गई, अमृतपुरी भी चले गए, ट्रेन भी चली गई, तो बातें खत्म हो गई। आज के लिए टॉपिक यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जल्द लेके मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और मन लगा के पढ़ते रहो।